तो आज की सबसे बड़ी खबर, बिटकॉइन पहली बार $1,10,000 के पार चला गया। हाँ, ये तो कमाल का आंकड़ा है। और सुना है इसके पीछे अमेरिकी सीनेट में पास हुआ एक नया कानून है, जीनियस एक्ट। बिल्कुल, ये जीनियस एक्ट और ये कीमत दोनों ही काफी चर्चा में है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा स्रोत है बिटकॉइन और जीनियस अधिनियम, एक क्रिप्टो कहानी। अच्छा, तो मकसद यही है कि बिटकॉइन की कहानी, इसकी तकनीक और ये जो नया कानून है, इसके मायने समझें। ठीक है। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? 2008 है ना, वो फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर। हाँ बिल्कुल, 2008 में सतोशी नाकामोटो जो भी थे उन्होंने वो श्वेत पत्र निकाला, बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। मतलब किसी बैंक या सरकार के बिना सीधे लेन देन। एकदम। और जनवरी 2009 में पहला ब्लॉक, जेनेसिस ब्लॉक, माइन हुआ। और मजे की बात, उस ब्लॉक में सतोशी ने बैंकों के बेलआउट पर लंदन टाइम्स की हेडलाइन भी कोट की थी। अरे वाह, एक स्टेटमेंट था मतलब। हाँ, एक तरह से। और फिर आया 2010 का वो मशहूर पिज्जा डे, 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज्जा। हाँ, वो बिटकॉइन की पहली रियल वर्ल्ड कीमत थी शायद। आज तो खरबों में होगी वो कीमत। सोचकर ही अजीब लगता है। फिर 2017 में लगभग $20,000, 2021 में $69,000 और अब 110,000 पार। लेकिन इसका जो मूल आइडिया था वो विकेंद्रीकरण का ही है ना अभी? हाँ, कोर आइडिया वही है, डिसेंट्रलाइज्ड मनी। मतलब कोई सेंट्रल बैंक नहीं, सिर्फ पेयर टू पेयर डिजिटल कैश। और पहचान छुपी रहती है। लेन देन क्रिप्टोग्राफिक पतों से होते हैं, तो नाम सीधे तौर पर नहीं जुड़ा होता। और सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन। इसीलिए डिजिटल सोना कहते हैं इसे। ओके, और ये सब चलता कैसे है? माइनिंग से। ये माइनिंग क्या चीज है, आसान शब्दों में? माइनिंग, हाँ, मतलब पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो मुश्किल गणितीय पहेलियां सुलझाते हैं। पहेलियां? हाँ, एक तरह की पहेली या हैश। माइनर्स क्या करते हैं, वो लेन देन को इकट्ठा करके ब्लॉक बनाते हैं और फिर उस पहेली को हल करने की रेस लगती है। अच्छा। जो सबसे पहले हल करता है उसे ब्लॉकचेन में वो ब्लॉक जोड़ने का हक मिलता है, और इनाम भी। इनाम में क्या? नए बिटकॉइन मिलते हैं। शुरुआत में 50 थे, अब शायद 6.25 BTC रह गए हैं, और साथ में लेन देन की फीस भी। ओके। इसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। और यही चीज बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के पूरे नेटवर्क को ईमानदार और सुरक्षित रखती है। लेकिन इस माइनिंग पर एनर्जी खपत का बड़ा सवाल उठता है, कहते हैं बहुत बिजली लगती है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। अनुमान है कि सालाना करीब 138 से 176 टेरावाट घंटे बिजली खर्च होती है। ये कुछ देशों की कुल खपत जितना है। बाप रे। पर इसमें दो बातें हैं। एक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डेटा कहता है कि अब लगभग आधी से ज्यादा, मतलब 52.4% एनर्जी रिन्यूएबल या न्यूक्लियर स्रोतों से आ रही है। अच्छा। जैसे हाइड्रो या विंड। हाँ, हाइड्रो विंड करीब 42.6% और न्यूक्लियर 9.8%। माइनर्स अक्सर सस्ती बिजली ढूंढते हैं और कई बार वो ग्रीन एनर्जी ही होती है। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा ये कि अगर हम पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से तुलना करें तो वो शायद बिटकॉइन से भी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। कुछ अनुमानों के हिसाब से बैंकिंग सिस्टम करीब 259 TWh लेता है, जबकि बिटकॉइन माइनिंग लगभग 167 TWh। ओह, ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, और कई बार माइनर्स वो बिजली इस्तेमाल करते हैं जो वरना बर्बाद हो जाती, जैसे कहीं दूर दराज में एक्स्ट्रा ग्रीन एनर्जी बन रही हो। ये भी एक पहलू है। चलिए अब उस जीनियस एक्ट पर आते हैं, जिसने मार्केट में ये उछाल लाने में मदद की। हाँ, जीनियस एक्ट पूरा नाम है गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर US स्टेबल कॉइन्स एक्ट। तो जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मुख्य रूप से स्टेबल कॉइन्स के लिए है। स्टेबल कॉइन्स मतलब वो क्रिप्टो जो डॉलर वगैरह से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, जिनकी कीमत स्थिर रहती है, डॉलर की तरह। तो इस एक्ट में क्या खास है, क्या नियम ला रहा है ये? मोटे तौर पर 3 चीजें हैं। पहली, जो भी स्टेबल कॉइन जारी करेगा उसे 100% रिजर्व रखना होगा। मतलब हर डिजिटल डॉलर के पीछे एक असली डॉलर या वैसी ही सुरक्षित संपत्ति होनी चाहिए, और इसका ऑडिट भी होगा। ये तो जरूरी लगता है। और दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून, AML, और ग्राहक को जानने वाले नियम KYC जैसे बैंकों पर लागू होते हैं, वो इन पर भी लागू होंगे। प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए। ठीक है। और तीसरा ये कि बड़ी टेक कंपनियां भी अगर रेगुलेटर्स मंजूरी दें तो अपने स्टेबल कॉइन जारी कर सकती हैं। अच्छा, जैसे फेसबुक या गूगल? हाँ, उदाहरण के तौर पर। और इससे सीनेट में दोनों पार्टियों का समर्थन मिला है, जो बड़ी बात है। लगता है अब रेगुलेशन को लेकर एक आम सहमति बन रही है। कोशिश है कि क्रिप्टो इनोवेशन को ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ जोड़ा जाए। हाँ, कुछ वैसा ही, इनोवेशन भी रहे और निगरानी भी,
लेकिन इसकी आलोचना भी हो रही है। मैंने सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन का नाम सुना। हाँ बिल्कुल। सेनेटर वॉरेन का तर्क है कि ये कानून उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नाकाफी है। उनका कहना है कि इससे अपराधियों को, मतलब गलत इस्तेमाल करने वालों को, ज्यादा मौके मिल सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों लगता है उन्हें? उन्होंने एक अनुमान का हवाला दिया कि अवैध क्रिप्टो लेन-देन का करीब 60% तो पहले ही स्टेबल कॉइन्स के जरिए हो रहा है, तो वो शायद इसे और आसान बना दे। और टेक कंपनियों वाली बात पर भी उन्हें आपत्ति है। हाँ, उनकी चिंता है कि इससे कुछ खास अंदरूनी लोगों को फायदा पहुंच सकता है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सर्कल का भी जिक्र किया था, और ये कि बड़ी टेक कंपनियों को पैसा छापने की ताकत देना एक तरह से प्राइवेसी और मार्केट कंपटीशन के लिए खतरा हो सकता है। मतलब काफी गहरी चिंताएं हैं। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये बिल अभी सिर्फ सीनेट से पास हुआ है, हाउस से पास होना बाकी है। अभी ये कानून नहीं बना है। तो कुल मिलाकर बिटकॉइन का सफर कहां से कहां पहुंच गया। सतोशी के उस पेपर से, पिज्जा से होते हुए $110,000 और अब ये बड़े सरकारी नियम। सही कहा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैसे की कहानी नहीं रही। अब इसमें राजनीति, रेगुलेशन सब जुड़ गया। ये दिखाता है कि कैसे एक हाशिए का आइडिया अब मेन स्ट्रीम में आ गया है। पैसे की पूरी अवधारणा ही बदल रही है शायद। बिल्कुल। और ये बहस अब और तेज होगी कि पैसे पर किसका नियंत्रण हो। तो आगे क्या लगता है, ये जो विकेंद्रीकरण का आदर्श था बिटकॉइन का, और ये जो नए नियम आ रहे हैं, इनका टकराव होगा? यही $1 मिलियन या कहिए $110,000 वाला सवाल है। एक तरफ वो मूल भावना है किसी के कंट्रोल में ना होना, दूसरी तरफ जीनियस एक्ट जैसे नियम हैं जो इससे सिस्टम में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये रेगुलेशन धीरे धीरे बिटकॉइन की उसी विद्रोही पहचान को खत्म कर देगा जिसने इसे इतना खास बनाया था, या फिर ये नियम इसे और ज्यादा अपनाने लायक और मजबूत बनाएंगे? भविष्य ही बताएगा।